गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देवराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग पे। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग जो है उसमें नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम इसमें डिसीजन मेकिंग यानी कि अभी तक आप देखे होंगे जितनी भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें लाइन से चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। मगर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हम यहाँ पे कुछ कंट्रोल रखेंगे जिसमें एक टेक्स्ट टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा। यदि वो ट्रू होगा तो अलग चीज़, फॉल्स होगा तो अलग चीज़। इस टाइप की कंडीशन बेस्ड हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं सीक्वेंसली, ये हमने देखा हुआ है। मगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे कि हम चाहते हैं, यहाँ ऑप्शन की ज़रूरत है कि पर्टिकुलर चीज़ चाहिए और पर्टिकुलर चीज़ नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो सी सपोर्ट करता है। इसमें इफ स्टेटमेंट होता है, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर एंड गो टू स्टेटमेंट होते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ से और डिफाइन करके बताता हूँ कि ये जैसे इफ स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इफ स्टेटमेंट। ये क्या होता है उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में, फिर कंडीशनल ऑपरेटर, फिर गो टू स्टेटमेंट। ये डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के अंतर्गत आते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इफ स्टेटमेंट में कैसे होता है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी चीज़ एंट्री कर रहे हैं, जैसे ये एक डायग्राम के थ्रू समझिए। इसमें ये एक इसका सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट रहेगा, बीच में जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। यदि वो एक्सप्रेशन सही होता है और गलत, कोई भी एक्सप्रेशन या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, और कुछ हो नहीं सकता। तो उस चीज़ के लिए सही होगा तो क्या करना है, गलत होगा तो क्या करना है, उस कंडीशन पे इसको बोलते हैं कंडीशन पे, इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, कंडीशनल ऑपरेटर दूसरी चीज़ है, कंडीशन बेस्ड हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये एंट्री कर रहा है, एंट्री करने के बाद यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है वो ये बता रहा है यहाँ पर कि ये जो चीज़ है वो टेस्ट हो रही है। इसमें टेस्ट में क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो इस साइड पे जाएगा और ट्रू होगा तो इस साइड पे जाएगा। तो दो चीज़ें, अब ये कंडीशन किस पे, इधर कब जाएगा, कंडीशन ट्रू होने पर, और इधर कब जाएगा, फॉल्स होने पर। और दी हुई चीज़ इसमें स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कितने प्रकार के इफ होते हैं, एक होता है सिंपल इफ, दूसरा होता है इफ एल्स, तीसरा होता है नेस्टेड इफ, फिर एल्स इफ लैडर। तो यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, जैसे इफ लिखेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, ये स्टार्ट करेंगे ब्लॉक, यानी ये इफ का ब्लॉक है, और ये एक स्टेटमेंट हमने बाहर लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट के अंदर जितने स्टेटमेंट हमको लिखना है वो है, ये कंडीशन यदि सही होती है, यहाँ पर दी हुई चीज यदि सही होती है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 5, यानी कि जब a की वैल्यू 5 होगी तो इसमें लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि a की वैल्यू 5 होती है, कुछ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकता है, मगर यदि इसकी वैल्यू 5 होती है उस कंडीशन पे इसमें ये वाला जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, सॉरी स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आप अलग से देख रहे होंगे, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है। मगर ये स्टेटमेंट किसके अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है। तो इस ब्लॉक के अंदर तभी जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। यानी सपोज मैंने लिखा है एज इक्वल टू 5, तो एज इक्वल टू जब 5 होगी तभी ये स्टेटमेंट, यदि एज यहाँ पे मान लीजिए 4 हो जाती है, 4 और ये 5 बराबर नहीं है, ये मैं कह रहा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू कब होगी, 1 कब होगी, 1 कब होगी, जब ए की वैल्यू 5 होगी। और 0 कब होगी, जब ए की वैल्यू 5 नहीं होगी। तो और इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वाला, इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, ये इसके लिए कंडीशन है, क्यों है, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, इसमें कोई चीज लिखी नहीं है। तो ये एग्जीक्यूट 100% ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। यानी कि यहाँ पे अब देखिए, ये मैं इस वाले इसमें देखते हैं, एंट्री कर रहे हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन हो रहा है,
कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद स्टेटमेंट एक्स तो होना ही होना है। यदि फॉल्स हुआ तो भी यही एग्जीक्यूट होगा, मगर ये नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट कब हो रहा है एग्जीक्यूट, ये तो होना ही होना है, ये ट्रू होगा उसके बाद होगा, ये फॉल्स होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाता है। सपोज यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी इज इक्वल टू स्पोर्ट्स, यदि स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है तब ये आउटपुट मार्क्स, जो भी फार्मूला यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट वन जो है एग्जीक्यूट, और ये स्टेटमेंट कहीं दिया नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ए की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, बी की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, सी की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, डी की वैल्यू, यहाँ बोल रहा है सी और डी को माइनस करें। सी और डी को माइनस करने पर नॉट इक्वल जीरो, यानी माइनस करने पर जीरो नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगा तब ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा, ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा। सपोज जीरो आ गई तो यहाँ तो वो एंट्री मारेगा ही नहीं, ये सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ कब जाएगा, जब जी, यहाँ क्या लिखा है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल लिखा हुआ है, नॉट इक्वल जीरो होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि 12, 23, 34, 45 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी वैल्यू है, बी की, ये वाली किसकी वैल्यू है, सी की, और ये किसकी वैल्यू है, डी की। देखिए हमने पहला ये जो है ए, तो ये पहला ए बी, इस प्रकार से क्या होगा, 34 में 45 माइनस करिए कितना होगा, 11, यहाँ पर कितना होगा, -11। क्या ये जीरो है क्या, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट होगा, रेशियो, और भी रेशियो में फार्मूला जाएगा और आउटपुट में आएगा। मगर यहाँ पर देखो अब दूसरे पर, ये फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड में फिर से हम देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब और ये जो है वो डी है, तो ये जो है वो क्या है, सी है, ये जो है वो क्या है, डी है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाए, 34 माइनस 34 जीरो, जीरो है, तो जीरो आ गया यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो, क्योंकि ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब जीरो नहीं आएगा, मगर 34 में 34 माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये हो गया इफ। यहाँ पे क्या हुआ कि जब कंडीशन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन सही हुई तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं हो तो नहीं, तो क्या, उसमें कुछ चीज नहीं दी हुई है। यदि हम उस चीज के लिए लगाना चाहते हैं तो वहां पर होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अब देखिए फिर से, टेस्ट एक्सप्रेशन दिया, फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, ट्रू होने पर अलग चीज है, फॉल्स होने पर अलग। अभी तक आप देखेंगे कि ये सिर्फ ट्रू वाले पार्ट में था, फॉल्स वाले पार्ट में कुछ भी चीज नहीं दे रहा था, डायरेक्ट वो ऐसा आ जा रहा था इस साइड में, डायरेक्ट टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट एक्स ट्रू हो जाता है, तो इसके बाद ये मगर फॉल्स हो जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्स पार्ट में, यदि एल्स पार्ट में होता है फॉल्स का, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सी माइनस डी, इस एग्जाम्पल में समझ में आएगा, ए यदि यदि सी माइनस डी नॉट इक्वल टू जीरो है तब तो ये, और नहीं है तब क्या होगा, तब एल्स पार्ट में ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखेंगे कि दो ब्रैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको लगा सकते हैं ऐसा, ऐसा है ना, मगर यहाँ लगाया नहीं है, क्योंकि यदि एक स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, मगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने कि ये इफ एल्स की बात हो गई। अब हम लोग इसी में क्या करते हैं, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या हो रहा है, इफ के अंदर फिर से नया इफ, मगर ध्यान देंगे इफ यदि चालू हुआ है तो वो इफ यहीं खत्म हो जाना चाहिए, ये इफ चालू हुआ है तो ये यहाँ खत्म होगा, ये है इफ एल्स। एल्स के अंदर भी हम फिर से इफ लिखा सकते हैं, इफ यदि मैं स्टार्ट करता हूँ तो इफ भी यहीं अंदर में ही खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कैसा हो रहा है, एंट्री कर रहे हैं टेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू और फॉल्स, यदि ट्रू होता है तो फिर से यहाँ पर नए सिरे से एक इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, मगर फॉल्स होता है तो फॉल्स में क्या डायरेक्ट आ गया, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकते हैं, यदि ए बी और सी में कौन बड़ा है, यदि हम निकालना है लार्जेस्ट नंबर तो कौन है, तो सबसे पहले भाई मुझे जानना है कि ए को बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, ए को बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए को सी से बड़ा होना चाहिए। आप देखो सबसे पहले ए को बी से टेस्ट किए, उसके अंदर में ए को सी से, यदि ये भी सही है ये भी सही है तो ए एग्जीक्यूट। सपोज ये ए बड़ा है बी से,
मगर ये फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब इसका इसके कौन सा पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है बी से बड़ा, मगर ए जो है सी से बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा होगा, सी बड़ा हो जाएगा ना। इसी प्रकार से यदि इसका एल्स पार्ट यानी क्या हुआ, उल्टा इसका, यानी कि ए बड़ा नहीं है बी, तो बी को फिर इससे चेक करा रहे हैं सी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बड़ा होगा, नहीं तो फिर बी बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारे सामने क्या, एलसिफ लैडर। तो ये है एलसिफ लैडर। इसी में ही और कुछ कुछ एग्जांपल है जो आप करके देख सकते हैं एलसिफ लैडर के। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट एलसिफ लैडर की तरह होता है, मगर इसमें हर चीज इक्वल के लिए काम करता है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लिखना है, एक एक्सप्रेशन, मान लो ए की यहाँ पर उसकी वैल्यू सपोज 1, यदि ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, सपोज 1, इसका मतलब ए इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर ए इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर। डिफॉल्ट का मतलब 1 और 2 नहीं है तो कहा जाएगा, या मान लो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, 1 होगा तो यहाँ पर, 3 होगा तो यहाँ पर, 2 के केस में कहा जाएगा यहाँ, 4 के केस में यहाँ। डिफॉल्ट का मतलब होता है ऊपर में दी हुई चीज यदि 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है तो कहाँ जाएगा, दूसरे में चला जाएगा। तो ये है स्विच केस। हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये इंडेक्स मार्क्स 10, यदि मार्क्स है मान लो 80, 81, 81 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8। अब 8 कहाँ पर है, इस जगह में। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑनर्स देगा। सपोज इसमें मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 65, तो आंसर क्या आएगा, 65 है मान लो। टेन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 वाला कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो क्या देगा, फर्स्ट। इसी प्रकार से 55 है तो यहाँ पर आएगा 40। अब ये देखो 7 में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों 7 और 6 60 के उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन देना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के केस आप लिखने की जरूरत नहीं, मगर यहाँ देखेंगे ब्रेक कहाँ लिखा हुआ है, हर स्टेटमेंट में ब्रेक लिखा हुआ है। ये ब्रेक लिखा, ब्रेक का मतलब ये होता है कि यहाँ ब्रेक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रेक लिखना जरूरी है। नहीं ब्रेक लिखेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन भी दिखा देगा और साथ में ये भी आ जाएगा। तो ब्रेक लिखना हर एक में जरूरी है। अब 7 में क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 7 और 6 दोनों में यही फार्मूला और लगना है, तो उन्होंने दोनों को मिक्स करके इसमें लगा दिया। इस प्रकार से हम लोग स्विच, इसका मतलब होता है कि इसकी इंडेक्स जो है, एक इंडेक्स हमने लिखा, ये 10 है कि 9 इक्वल टू 9 आया तो 8 आएगा, तो यहाँ 7 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ उसके अलावा 4 के अलावा कुछ भी आया तो वो फेल हो गया बंदा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है स्विच केस। हमारे पास अब आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये जस्ट इफ एल्स की तरह है। कंडीशनल ऑपरेटर इसमें कुछ नहीं है, जो एक्सप्रेशन हमको देनी है, जैसे हम एक लिखते हैं इफ ए इक्वल टू 5, या ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे इफ में क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे, ये हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, ऐसा लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, फिर एक्सप्रेशन 1 होता है, एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी वही है, इफ में भी वही चीज है, पहले इफ में समझाया हुआ, इफ की चीज को उसने कंडीशनल में चेंज किया। कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी छोटी होगी तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती है, बराबर हो जो भी हो, तो 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इफ लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे, इस कंडीशनल एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। जो आंसर 0 है तो 0, और 1 है तो 1, इनको दोनों में कहाँ डालना है, फ्लैग में, तो इस फ्लैग को इधर लिख दिया गया। तो कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो चीज है वो कंडीशनल, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है।
टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे सामने डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के बारे में। एक है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? जंपिंग के लिए होता है। डायरेक्टली यदि मुझे कहीं जंप कराना है तो उसके लिए मेरे को यूज करना है। जैसे हमें निकालना है यहाँ पर, सपोज हमने लिया डबल एक्स और वाई, एक रीड बना के रखा हुआ। यदि एक्स की वैल्यू एक्स, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये रीड नाम से हमने एक क्या बना दिया, रीड लिख दिया सिर्फ। ये कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ रीड लिख दिया और कोला लगा दिया, उसका कोई काम अभी नहीं है। यहाँ पे स्कैनएफ में क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए हमेशा यहाँ पर, एक्स की वैल्यू को 0 से बड़ा चाहिए। मगर जरूरी हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या 0 डालनी है, 0 से बड़ी डालनी है, 5 6 8 डालना। किसी ने -1 डाल दिया तो लेना नहीं चाहिए वहां पर। जैसे हम पासवर्ड गलत डालते तो क्या होता है, रिवर्स उसको वहीं पर भेज देता है। सेम चीज यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि वहां पॉजिटिव वैल्यू ही डालनी है, निगेटिव नहीं डालनी है। मगर यहाँ पे कोई चीज दी नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर दी, यदि यदि किसी ने 0 से छोटा डाला, यानी कि क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव हुआ तो गो टू रीड, वापिस उसको वहीं का वहीं फेंक दो, जम। इसे जम करा दी, कहां पर, रीड के पास जम करा दिया। यदि कोई पॉजिटिव देता है तो रीड में ना जाके कहां चला जाएगा, वाई वाले स्क्वायर रूट निकाल के उसका आंसर प्रिंट करा देगा। गो टू रीड लिखा है, इसका मतलब है वापिस उसको वहीं पर भेज रहा है। ये होता है डायरेक्ट जंपिंग के बारे में। तो ये है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग में। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। ये ब्रांचिंग में आता था, इसके बाद हम डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, हम ये जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार के लूप होते हैं। बार बार हमें किसी चीज को प्रिंट कराना है, सॉरी एग्जीक्यूट कराना है किसी स्टेटमेंट को, तो हम बार बार लिखने के बजाय वहां पर हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।